बेटा हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इसमें हमने आपको बता दिया था कि करंट का कंडक्शन दो तरीके से होता है। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एसआरपी की डेफिनेशन और एसओपी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन बता दिए थे। और एप्लीकेशन में क्या क्या बताया था, कैसे एनोड बनेगा, कैसे कैथोड बनेगा, किस पर रिडक्शन होगा, किस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होती हैं और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती हैं, ये सारी बातें अपन लोग देख चुके थे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखिए सेल, सबसे पहले जानो सेल होता क्या है। सेल आपका कॉम्बिनेशन होता है टू इलेक्ट्रोड का। सेल आपका क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। किसी भी सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। इन एनोड और कैथोड को या तो सेम वेसल में डिप कर देते हैं या फिर अलग अलग वेसल में डिप करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सेल कैसा है। मतलब एक कंडीशन मस्ट है, वो कंडीशन क्या है कि कोई भी सेल होगा उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, वन इज एनोड अनदर इज कैथोड। पक्की बात है। तो आज अभी अपन देख रहे हैं सेल की डेफिनेशन क्या है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, वन इज एनोड अनदर इज कैथोड, डिप्ड इन सेम वेसल और डिफरेंट वेसल एंड ध्यान से सुनना, हो सकता है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो तो कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो सकता है ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो तो आपके सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो सकता है ये कैथोड का इलेक्ट्रोड हो लेकिन वो किसी और सॉल्यूशन में डिप हो, NaCl के सॉल्यूशन में डिप हो। तो क्या एंड सेम सॉल्यूशन एंड डिफरेंट सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या है सेल की, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two electrode, it is the combination of two electrode which is dipped in same vessel or different vessel and सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका सेल कैसा है। फिर से सुनो डेफिनेशन में क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड हो सकता है आपके एक ही वेसल में आपके दोनों डिप हो सकता है अलग अलग वेसल में डिप हो सकता है जिसका इलेक्ट्रोड हो उसी के सॉल्यूशन में डिप हो सकता है जिसका इलेक्ट्रोड हो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है सेल की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इन सेम वेसल और डिफरेंट वेसल एंड सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। इसके बाद आपके जो सेल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। सेल आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये आपके दो तरीके के होते हैं। दो तरीके में कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल और नंबर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो तरीके के सेल है, अब हम दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन हो गई। फिर सेल आपके दो तरीके के कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उससे रिलेटेड जो लॉ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसको एक सेकंड में देख लो। चलिए देखिए,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, पहले इसका प्रिंसिपल देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है अभी आपको हम दिखाएंगे एक सेकंड बाद। तो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक वेसल होता है और इस वेसल में दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एनोड और कैथोड के लिए दो कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। इसके अलावा ये कोई कंडीशन नहीं है कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। सिर्फ दो कंडीशन वैलिड हैं, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी सेल हो, बट ये दो कंडीशन कभी चेंज नहीं होगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एनोड ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड, टेक प्लेस ऑक्सीडेशन। कैथोड ऑलवेज प्रेजेंट राइट हैंड साइड एंड टेक प्लेस रिडक्शन। ठीक है, किसी भी सेल में ये दो कंडीशन कभी चेंज नहीं होंगी। तो अपन बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक वेसल होता है और इस वेसल में ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यहाँ पर लगाया क्या एनोड, और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, यहाँ पे लगाया कैथोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आपका किसका है, एनोड का है, और ये वाला इलेक्ट्रोड किसका है, कैथोड का है। इसके बाद एक बात जानो, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसके एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये नहीं है कि सभी सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज ही होता है। केवल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कंडीशन मस्ट नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये चेंज हो जाएगा, एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर इसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किसमें करेगा, केमिकल एनर्जी में। कैसे चेंज होगा अभी देखेंगे। फिर क्या किया, फिर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। आपने मान लो इलेक्ट्रोलाइट डाला, इसमें NaCl। NaCl अकेला तो डाल नहीं दोगे, पानी के साथ डालोगे, NaCl विथ वाटर, ये हो गया। अच्छा, पहले एक दो पॉइंट देख लो। क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। याद कैसे करोगे, अलोप करके, अलोप, एनोड लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आई? इसका जस्ट उल्टा लिखते जाओ कैथोड के लिए। क्या कि कैथोड आपका किधर होता है, राइट हैंड साइड होता है, रिडक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम अगर इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो थ्योरी फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन अ वेसल टू इलेक्ट्रोड आर डिप्ड, one is anode, another is cathode. Anode left hand side, cathode right hand side. In anode positive charge and take place oxidation. In cathode right hand charge and take place reduction. Both electrode are dipped in solution. Both electrode are dipped in solution. जब इनको सॉल्यूशन में डिप कर दोगे तो सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका होता है एनोड से कैथोड की तरफ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। ये पॉइंट नोट कर लेना, कभी कभी काम आ जाते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। और आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिधर से इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लो ऑफ करंट
कैथोड टू एनोड। ये जनरल नॉलेज की बात हो गई। अब हम तुम्हें ये बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। ये कैसे होता है? अच्छा देखिए ध्यान से, एक बार बताओ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाए। जैसे आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, अगर इस NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये आपका Na+ और Cl- में टूट जाएगा। Na+ और Cl- टूट जाएगा। एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये Na+ और Cl- में टूटा है। जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की होती है, ये जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ये Na+ और Cl- में टूटा है। ये प्रोसेस कब तक हो सकती है? ये प्रोसेस जब तक होगी जब तक एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। अगर एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी का आना बंद हुआ, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो एक पॉइंट बना के लिख लेना कहीं पे कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस until the electricity is passed, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जो है कब तक होगी? जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो बी स्टॉप। आपने एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी का देना बंद किया, तुरंत आपका ये NaCl Na+ और Cl- में टूटना बंद कर जाएगा। फिर ये आपका Na+ और Cl- में नहीं टूटेगा। तो ये पॉइंट नोट करना है क्या कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अंटिल द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो बी स्टॉप। बात समझ में आई? ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो NaCl Na+ और Cl- में टूट रहा है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एक बात सोचो, ये Na+ और Cl- इस वेसल में आएंगे, ये Na+ हो गया, ये क्या हो गया? Cl- हो गया, ये वेसल में आ गए। और दुनिया का एक रूल है कि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। दो अपोजिट नेचर के, चाहे लोग हों चाहे चार्ज हो, कोई भी चीज़ हो, उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा? ये Na+ वाला किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। और ये नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। ठीक है, ये आपका कहाँ गया? पॉजिटिव के पास। ये कहाँ गया? नेगेटिव के पास। अब चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? मैंने आपको यहाँ बताया था एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मात्र एक तरीका क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Cl- एनोड पे गया, ये Cl- एनोड पे गया, और एनोड पे जाने के बाद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कैसे होगा? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। तो देखिए क्या होगा, 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पक्की बात। और ये क्लोरीन गैस आपके एनोड पे निकल जाएगी। ठीक, अब देखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सब मतलब वाटर से ऊपर के जो एलिमेंट थे, ये आपके कैथोड पर रिड्यूस नहीं होते थे। Na+ ECS में वाटर से ऊपर है, Na+ ECS में कहाँ है? वाटर से ऊपर है। जब Na+ ECS में वाटर से ऊपर है, क्या उसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? अब जरा अपने दिमाग सोचो, ECS किस कॉन्सेप्ट पे बताई गई थी? ECS को बताया गया था कि नीचे आने पर SRP बढ़ता है, नीचे आने पर SRP क्या होता है? इंक्रीज करता है। और Na+ की पोजीशन क्या है? Na+ की पोजीशन है ऊपर और वाटर की पोजीशन कहाँ है? नीचे। मतलब अगर ये Na+ है तो ये वाटर है। अब नीचे आओ तो वाटर का SRP ज़्यादा है। जब वाटर का SRP ज़्यादा है तो वाटर का रिडक्शन पहले होगा कि Na+ का होगा? तो किसका रिडक्शन होता है यहाँ पे? वाटर का। और आपको पता होना चाहिए जब वाटर का रिडक्शन होता है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था कि जब वाटर रिड्यूस होगा कैथोड पर तो कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर Na+ रिड्यूस नहीं होगा,
कैथोड पर Na+ रिड्यूस नहीं होगा, तो कौन रिड्यूस होगा? कैथोड पर रिड्यूस होगा वाटर, और वाटर रिड्यूस होकर कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O गिव्स हाइड्रोजन गैस और 2 OH माइनस। अब जरा समझना, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगी? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? एनोड पर। अब वेसल में बचा क्या है? वेसल में बचा है Na+Cl ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर में घोला गया था, वाटर रिड्यूस हो गया और वाटर से हाइड्रोजन गैस निकल गई, और क्या बचा? OH माइनस। ये Na+ और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? NaOH बना देंगे। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? केमिकल है। एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आई, एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये आपके Na+ और Cl- में टूटे, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? NaOH, और NaOH क्या है? केमिकल है। तो चेंज हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। कैसे? ये एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आई, इस एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी ने NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ा। जब Na+ और Cl- में टूटी तो इसके टूटने के फाइनली प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? केमिकल है, और ये केमिकल है तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अच्छा, पॉइंट नोट करने वाले कि जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो एनोड पे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है नियर द कैथोड, कैथोड के आसपास। किधर होता है? नियर द कैथोड। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल electrolysis of NaCl, formation of sodium hydroxide at anode, at cathode, near the anode, near the cathode। तो at cathode नहीं आंसर होगा, क्या होगा? near the cathode, कैथोड के आसपास, कैथोड पर नहीं। कैथोड पर तो आपके कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस। बात समझ आई? इसको जल्दी से नोट करो। हाँ हंसन लगे। चलिए देखिए आगे हो गया। चलो चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्या हो गए? मतलब कैसा क्या एनोड होता है और क्या कैथोड होता है, कौन सी रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। आज अपन पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूज़। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है आपका? देखिए नंबर फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे बड़ा यूज यही है कि इसका यूज किया जाता है मेटल के प्यूरिफिकेशन में। कैसे करते हैं? देखिए जैसे आपको कोई ओर मिला, कोई भी ओर मिला और उस ओर को प्यूरिफाई करना है, उसको साफ करना है, तो कैसे ओर को प्यूरिफाई करोगे? देखिए जो ओर मिला है वो इम्प्योर होगा, इम्प्योर मेटल होगी। जो भी मेटल आपको साफ करनी है वो इम्प्योर मेटल होगी। तो सर इम्प्योर मेटल का बनाएंगे, इम्प्योर मेटल का बनाएंगे एनोड। जो भी इम्प्योर मेटल आपको मिले
और जो इम्प्योर मेटल है वही इम्प्योर मेटल मार्केट से लाएंगे, वो इम्प्योर नहीं लाएंगे, मेटल वही लाएंगे, लेकिन वो कैसी लाएंगे? प्योर मेटल। मार्केट से प्योर मेटल लाएंगे और उस प्योर मेटल का बनाएंगे कैथोड। इतना करने के बाद जो मेटल आप प्यूरिफाई कर रहे हो उसी का मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। डिप्ड इन सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट, डिप्ड इन सेम मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको प्यूरिफिकेशन कॉपर का करना है, फेमस है, अपने सिलेबस में भी है, मेटलर्जी वाले में क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अब जो आपको कॉपर मिली है वो कैसी कॉपर है? इम्प्योर कॉपर है। वेरी गुड। आपने इम्प्योर कॉपर का बनाया एनोड, और प्योर कॉपर का क्या बनाओगे सर? प्योर कॉपर का बनाएंगे कैथोड, और कैथोड एनोड बनने के बाद कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो ना, तो इनको कॉपर के ही सॉल्यूशन CuSO4 में डिप कर दोगे, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या होता है, कैसे होता है? ये आपने लिया एक भगोना मतलब वेसल, और इस वेसल में आपने इम्प्योर कॉपर का बनाया था एनोड, ये इम्प्योर कॉपर का एनोड बना दिया, ये इम्प्योर कॉपर हो गया, इम्प्योर कॉपर, और ई पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। उसके बाद एक बात समझो, जो प्योर कॉपर का कैथोड बनाओगे वो इतना मोटा नहीं बनाओगे, उसको तुम पतला बनाओगे। उसको पतला क्यों बनाएंगे अभी बताएंगे, वेट करो हैं। तो कैथोड बनाया पतला सा प्योर कॉपर का। क्वेश्चन आ जाए कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में एनोड और कैथोड में किसका साइज ज़्यादा होता है, तो कैथोड का ज़्यादा होता है कि कैथोड का? तो एनोड का ज़्यादा होता है कि कैथोड का कम होता है? दोनों सही है, एनोड का ज़्यादा और कैथोड का कम। अब ये आपका हो गया प्योर कॉपर, और प्योर कॉपर का बना दिया क्या तुमने? कैथोड, और ई पर कैसा चार्ज होगा? इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब कॉपर के ही सॉल्यूशन में क्या कर दो? इसको डिप कर दो। कॉपर के सॉल्यूशन में डिप किया बोले तो CuSO4 में, CuSO4 में डिप कर दिया, और भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी दो, ये बैटरी लगा दी। अब देखो कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। सेल है तो रिएक्शन एट एनोड होगा, कैथोड होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका कॉपर हो गया, और इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Cu+2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर किसी को पता हो तो मैंने कहा था 11 गैसेस छोड़कर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, 11 गैसेस छोड़कर अगर कोई भी एलिमेंट ECS में लिखा है और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखोगे? सॉलिड मतलब ये वाला कॉपर है, ये रॉड वाला सॉलिड। चार्ज आ गया तो क्या लिखोगे? एक्वस। इसका मतलब ये जो कॉपर था, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक्वस मतलब इस सॉल्यूशन में आ गया। जब ये सॉलिड से सॉल्यूशन में आ गया तो ये थोड़ा थोड़ा घुल जाएगा, हैं? ये घुल जाएगा तो मान लो ये ऐसे करके बचा। अब जरा एक बात समझना, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जब ये चीज़ घुलेगी तो डेफिनेटली इसमें जो इम्प्योरिटीज़ बीच बीच में फंसेंगी तो ये भी तो घुल जाएंगी। जब ये घुल जाएंगी तो आपके Cu+2 इस सॉल्यूशन में आ गए। अच्छा, क्या इम्प्योरिटी Cu+2 आयन बनाएगी? नहीं बनाएगी। वो इम्प्योरिटी जो इसमें धूल धुआं धक्कड़ के कण हैं वो आपके यहाँ पर नीचे तली में बैठ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। एनोड मड के फॉर्म में इसमें किस में बैठ जाएंगे? तली में बैठ जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में क्या आया है? इस सॉल्यूशन में आया है ये जो आपकी इलेक्ट्रोड था एनोड, इसमें जो प्योर कॉपर था वो प्योर कॉपर Cu+2 के फॉर्म में कहाँ आ गया? सॉल्यूशन में आ गया। अब देखिए
रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सॉल्यूशन में जो प्योर Cu+2 घूम रहे हैं, ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे, Cu। चार्ज नहीं, चार्ज है तो एक्वस, चार्ज नहीं है तो सॉलिड। मतलब ये Cu+2 जो प्योर Cu+2 सॉल्यूशन में थे, वो आपके Cu सॉलिड मतलब इस पे जमा हो जाएंगे, और ये इसका साइज कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका साइज कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। अब भैया गंदगी यहाँ आ गई, प्योर Cu+2 सॉल्यूशन में थे, इसमें जाके जमा हो गए, प्यूरिफिकेशन नहीं हो गया। अब सर आपने बताया जिसको मोटा बना इसको पतला क्यों बना, अरे सर इस पर डिपॉजिट होना है और इसको घुलना है, तो ये ज़्यादा, इसको तो घुलना है नहीं है, इस पर डिपॉजिट ही होना, तो इसका साइज कम रखें, इसका साइज ज़्यादा। धीमे धीमे ये पूरी खत्म, धीमे धीमे पूरी खत्म हो जाएगी, फिर अगली लगा देंगे नई। बात समझ में आए। तो आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। नोट कर लो एक सेकंड में। चलिए देखिए, दूसरा यूज देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। दूसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसको अगर एक बहुत गंभीर एग्जांपल समझाओ तो 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग भैया ये यूज चल रहा है, दूसरा नंबर है। देखो तुमने देखा होगा शादी विवाह में लेडीज़ की ज्वेलरी, अब कुछ ओरिजिनल और कुछ नकली। नकली क्या है कि एल्यूमिनियम की ज्वेलरी और रोल्ड गोल्ड जिसको बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, सोने का पानी चढ़ा रहता है तो वो एल्यूमिनियम। तो उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, देखिए उसका फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लें। जैसे मान लो आपको लोहे की कोई रॉड है या कोई भी चीज़ है और उस पर सोने का पानी चढ़ाना है, समझना ध्यान से। लोहे की कोई चीज़ है और उस पर सोने का पानी चढ़ाना है तो वो सोने जैसी दिखने लगेगी, ठीक। ऐसा बनाते कैसे हैं, जिस पर आप पानी चढ़ा रहे हो, जैसे ये लोहे की रॉड है और पानी चढ़ा रहे हो सोने का, मतलब लोहे पर आप सोने का पानी चढ़ा रहे हो, तो जिस पर आप पानी चढ़ा रहे हो मतलब वो क्या हो गया, आर्टिकल। आर्टिकल, मैंने आर्टिकल को लिया कैथोड, कैथोड क्या हो गया, आर्टिकल। और ये किसका है, आयरन का है। अब इस आयरन पर आपको सोने का पानी चढ़ाना है कि सिल्वर का पानी चढ़ाना है, ये तुम डिसाइड करोगे ना। चलो सोने का चढ़ाना है, जिसका पानी उसके ऊपर चढ़ाना है उसका बनाओ एनोड। क्या बनाओ, एनोड। उसका बनाया एनोड, एनोड बनाया। मान लो गोल्ड का चढ़ाना है तो गोल्ड का बनाया, ठीक। अब अपने दिमाग से सोचो, अभी गधो जब प्यूरिफिकेशन कर रहे थे घुल कौन रहा था, एनोड घुल रहा था। जमा किस पे हो रहा था, कैथोड पे जमा हो रहा था। तो ये घुलेगा, ये घुलेगा और ये किस पे जमा होगा, किस पे जमा होगा। तो डेफिनेटली ये जब गोल्ड है और ये आयरन है, ये घुल घुल के जाएगा और इसके ऊपर चढ़ जाएगा। जब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये किसका, सोने का, इसके ऊपर पानी चढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें इलेक्ट्रोलाइट देखो कौन सा लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये मेन आर्टिकल है सर। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं तुम्हें नहीं पता, हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, Na2AuCN का होल 4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं। ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये आयरन है और इस आयरन पर सिल्वर का पानी चढ़ाना है तो सिल्वर का एनोड, सिल्वर घुलेगा और आयरन पे जमा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन लोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे सिल्वर का, NaAgCN का होल ट्वाइस।
ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो अपन ने पढ़ा सेल, सेल के टाइप और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ पढ़ा। अब इसके बाद का जो आर्टिकल है कि सर जब एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड घुलता है और कैथोड पे जमा होता है। क्वेश्चन ये आ गया सर अगर कि अगर हमने 10 सेकंड के लिए 5 एम्पियर करंट पास की तो कितना एनोड घुलेगा, कितना एनोड घुलेगा और कितना कैथोड पर जमा होगा, कितना एनोड घुलेगा कितना कैथोड पर जमा होगा, ये कैसे निकालेंगे, कितना वेट। या सर 5 सेकंड के लिए हमने करंट पास की, 5 सेकंड के लिए 2 एम्पियर करंट पास की, कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कितनी क्लोरीन गैस निकलेगी, कितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ये अपन कहाँ से निकालेंगे। इसके लिए अपन पढ़ेंगे कौन से लॉ, फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।